वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के क्वेश्चंस। हम लोग देख रहे हैं 1 नवंबर को जैसे कि एग्जाम है, 712 पोस्ट के लिए एग्जाम है। बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है इसकी प्रिपरेशन का, तो क्यों ना हम लोग हमारी CIZ के साथ पेसअप करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। ढेर सारे के सारे 2013 के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं वीडियो बाय वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो चेकआउट कर लीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग स्टील के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर्स। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो स्टील स्ट्रक्चर्स मेरे ओपिनियन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा यूपीपीएससी एई के लिए, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्टील को निगलेक्ट करते हैं। क्योंकि गेट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में कम पूछा जाता है स्टील। स्टेट जॉब्स में स्टील की काफ़ी वेटेज होती है, क्योंकि स्टील फार्मूला बेस्ड काफ़ी चैप्टर है, कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, तो डायरेक्ट फार्मूलाज पूछ लिए जाते हैं स्टील में। तो इसीलिए ये स्टील इंपॉर्टेंट पड़ता है। यहाँ पे 28 क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टील से, जो कि रिलेटिवली काफ़ी हाई हैं आउट ऑफ 360। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर करते हुए किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्टेज पे अपनी प्रिपरेशन के ये लगे कि मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, मैं क्वेश्चंस फॉलो नहीं कर पा रहा, मुझसे क्वेश्चन उतनी तरह अच्छी तरह फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कंसेप्ट याद नहीं आ रहा, तो आई विल सजेस्ट अभी भी बहुत अच्छा टाइम है। CIZ प्लस लेके आया है आपके पास यूपीपीएससी एई लमसम पैक। इस पैक में आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट की स्पेशली डिजाइन फॉर दिस कोर्स शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी, 10 to 15 शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी पर सब्जेक्ट, जो आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करा देगा क्रैश कोर्स के जैसे, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। कैसे ना, रैंक बूस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन है वो पक्का हो गया, ऐसा कोर्स, इस तरह का कोर्स हमने डिज़ाइन किया है। और इस साथ ही साथ आपको 3 क्विजेज मिलेंगी ईच सब्जेक्ट, लाइव डाउट सेशन होगा, 24 आवर्स के विद इन आपको आंसर किया जाएगा। इसी कारण, इसलिए मार्केट के अंदर इस कोर्स से बेटर कोर्स नहीं है यूपीपीएससी एई लमसम पैक। इसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, www.cizplus.com, या फिर आप लोग हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा ये कोर्स चेकआउट ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो चल ही रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन स्टील का, दैट इज इन प्लेट गर्डर। अब ये प्लेट गर्डर क्या होता है, पहले क्वेश्चन देख लें एक बार। इन प्लेट गर्डर द वेब प्लेट इज प्रोवाइडेड विद स्टिफनेस व्हेन द रेशियो ऑफ द क्लियर डेप्थ टू द थिकनेस ऑफ वेब इज ग्रेटर देन। देखो, प्लेट गर्डर एक तरह की जैसे आई सेक्शन होते हैं और ऐसा बीम यूज होते हैं। ये तब यूज होते हैं प्लेट गर्डर जब मेरे जो नॉर्मल सेक्शन है ना, नॉर्मल बीम सेक्शन है, जो आई सेक्शन है, वो भी लेट से जो मेरा आई सेक्शन है, सॉलिड सेक्शन भी, वो भी क्या कह सकते हैं कि मेरा काम ना करे। जैसे कि जब ज़्यादा हैवी लोड्स के केस में, ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर के केस में मेरे को प्लेट गर्डर यूज़ करने पड़ते हैं। जब मेरे नॉर्मल आई सेक्शन यूज़फुल नहीं रहते, उन केस में वो भी फेल कर जाएं, उससे भी बड़े सेक्शन चाहिए मुझे, उससे स्ट्रॉन्गर सेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, प्लेट गर्डर यूज़ करता हूँ। जिसमें क्या है, ये 3 प्लेट्स हैं, बेसिकली थिकनेस की प्लेट्स हैं, जिसमें ये बीच वाली प्लेट वेब का काम कर रही है और ऊपर नीचे मेरे फ्लैंज हैं। बेसिकली बोल रहा है कि अगर ये मेरी क्लियर डेप्थ है और ये मेरी है थिकनेस ऑफ वेब, जिसको मैं TW बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे इस वेब की बकलिंग या फिर क्रिपलिंग के लिए, या फिर बेसिकली बकलिंग के लिए, बकल ना कर जाए मेरे वेब यहाँ पे, बेसिकली क्रिपल ना कर जाए मेरा, यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट्स हैं, जॉइंट पॉइंट्स हैं, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, किसी केस में हैवी लोडिंग के केस में, जहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड ज़्यादा है, मुझे वेब को स्टिफन करना पड़ता है। बेसिकली स्टिफनर्स के कारण के साथ, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स और वर्टिकल स्टिफनर्स के कारण स्टिफन करना पड़ता है प्लेट गर्डर को। बोल रहा है उसकी कंडीशन क्या है, कब मुझे पता चलेगा कि मेरे को स्टिफनर की ज़रूरत है। उसकी कंडीशन होती है दैट इज D/TW इज ग्रेटर देन 67 बेसिकली। तो
इसमें 67 नहीं दिया हुआ है, इसमें 68 है, कुछ बुक्स में 68 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है सी। अगर d/tw की वैल्यू 67 से ज़्यादा है या 68 से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको स्टिफनर्स की ज़रूरत है, इस प्लेट गर्डर को, इसके वेब को स्टिफनर्स की ज़रूरत है। आई होप आपको क्लियर होगा कि प्लेट गर्डर क्या होता है, उसमें स्टिफनर्स क्या होते हैं। स्टिफनर क्या होते हैं, बेसिकली एडिशनल मेंबर्स लगा दिए जाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, जो इसको इस वेब को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, वरना इसमें बकलिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, बकल कर जाएगा ये वेब ऐसे 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 करके। उसको ना करें, उसको हम लोग और स्टिफन करें, बेसिकली मजबूत करें, रिजिडिटी प्रोवाइड करें, इसके लिए क्या करते हैं, स्टिफनर्स लगाते हैं, उसकी कंडीशन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, in plastic design of structures, if degree of the statical indeterminacy is I, the number of hinges P required to convert the structure into mechanism is given by। पहले ये समझते हैं एक मैकेनिज्म क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर में। देखो, मैकेनिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है बेसिकली प्लास्टिक डिजाइन की, जहां पे स्ट्रक्चर मेरा, जिसको मैं एक फेलियर कंडीशन समझता हूँ। बेसिकली लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको इस प्रॉब्लम का, वैसे तो मैं इसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ P = I+1, लेकिन मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये कंडीशन I कहाँ से, मैकेनिज्म क्या होता है और इसका स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी से रिलेशन क्या है। देखो, मान लो मेरा ये स्ट्रक्चर है, रिजिड बीम है, बेसिकली स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम है, P की लोडिंग लगाई वर्टिकल, इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगी मेरी 2 की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आएगी। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे आएगी, वो स्ट्रक्चर्स का पार्ट है, आप लोगों को ये आनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक में डाउट्स हैं तो मैं पहले ही रिकमेंड कर रहा हूँ आप यूपीपीएससी एई का लमसम कोर्स चेक कीजिए www.czplus.com पे, सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन्ड है वहाँ पे। तो अगर ऐसा ही इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 आई, अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है मैकेनिज्म बनने का। देखो, इसका मैकेनिज्म ऐसा बनेगा कुछ, एक हिंज आएगा यहाँ पे, एक हिंज आएगा यहाँ पे, एक हिंज आएगा यहाँ पे। ये कोई इंटरनल हिंजेस नहीं है, ये प्लास्टिक हिंजेस हैं। इस केस में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा सेटल कर जाएगा। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर में ये सेटलमेंट होगी, इंटरनल सेटलमेंट होगी, और ये स्ट्रक्चर फेल कर गया, बेसिकली इंटरनल हिंज बन गया यहाँ पे लोड के कारण। इसको बोलेंगे मैकेनिज्म कंडीशन। अब यहाँ पे देखो, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है मेरी 2 और नंबर ऑफ हिंजेस कितने बने, 1, 2 और 3, मतलब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से एक ज्यादा, SI+1। तो प्लास्टिक हिंजेस कितने बनते हैं मैकेनिज्म के केस में, I+1। इसका आंसर आया I+1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया बिल्कुल, नंबर ऑफ हिंजेस और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में रिलेशन। आगे चलते हैं हम लोग। अलाउएबल एवरेज शियर स्ट्रेस इन अनस्टिफन्ड वेब फॉर बीम्स मेड ऑफ स्टील ग्रेड 250 Nm²। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील का FY दिया हुआ है 250। ठीक है, बोल रखा है अवेलेबल एवरेज शियर स्ट्रेस कितना होता है अनस्टिफन्ड बीम में जनरली। देखो, अनस्टिफन्ड वेब कौन सा होता है, जिसमें स्टिफनर्स नहीं लगाए हमने ना, अनस्टिफन्ड है वो वेब। उसके अलाउएबल मतलब परमिसिबल, कितना परमिसिबल है एवरेज शियर स्ट्रेस, दैट इज 100 Nm²। ये मेरी क्या है, एक बेसिकली एक फैक्चुअल वैल्यू है जिसको हम अज्यूम करते हैं। 100 Nm² क्या करते हैं हम लोग, अज्यूम करते हैं बेसिकली फॉर अलाउएबल शियर स्ट्रेस बेसिकली। ठीक है, FY होता क्या है इसमें, FY/√3। हम लोग अलाउएबल शियर स्ट्रेस कितना लेते हैं, FY/√3। ये होता है शियर स्ट्रेस, और इसमें अगर हमें अलाउएबल मतलब परमिसिबल लगाना हो तो Γm0 से डिवाइड करते हैं, तो यहां से आता है अलाउएबल शियर स्ट्रेस। और अगर इसमें हम लोग FY की वैल्यू 250 डालें
गामा एम नॉट की वैल्यू डाली 1.1, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 100 के करीब आएगा, अराउंड 100। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। A steel plate of 300 mm width and 10 mm thick has a diameter of bolt as 20 mm. The net section of the plate is, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। देखो ये मेरे को दे रखा है 300 mm की विड्थ और इसमें एक बोल्ट होल है जिसका डाया है 20 mm का। मैं सारी यूनिट्स mm में लिख रहा हूं तो 20 mm नहीं लिख रहा, और इसकी थिकनेस कितनी है, दैट इज 10 mm की थिकनेस है। तो अगर मुझे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसे बनेगा ना, इसका क्रॉस सेक्शनल कुछ यहाँ पे कुछ होल होगा और ये मेरी है 300 और ये मेरी 10 mm की थिकनेस। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे आएगा। बेसिकली हम क्या करेंगे, b माइनस टी नॉट इंटू 10 इंटू टी करते हैं बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए, या फिर नेट सेक्शन एरिया निकालने के लिए। b कितना है 300 माइनस होल a की है 20 माइनस कर दो इंटू 10 करो, दैट इज 280 इंटू 10, दैट इज 2800 mm स्क्वायर is the right answer for this question। समझ गए आप? ये 20 का होल डाया माइनस हो जाएगा नेट सेक्शन में से। नेट सेक्शन मतलब जो होल, जो डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल है उसको माइनस करके जितना सेक्शन बचा। अगर इसका पूछा जाता ग्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, वो होता 300 इंटू 10, उसमें इससे मतलब नहीं होता होल्स वगैरह से। नेट सेक्शन का मतलब होल्स माइनस कर दो, होल्स का एरिया माइनस कर दो, तो माइनस करने पे कितना आएगा 300 माइनस 10, 300 माइनस 20, सॉरी तो बोल्ट का डाया है इंटू 10 दैट इज थिकनेस, इसका आंसर आ जाएगा 2800 mm स्क्वायर। आगे चलते हैं हम लोग। इफ IB इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोल्ड बीम सेक्शन, एक रोल्ड बीम सेक्शन है जिसका IB मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, AP इज द एरिया ऑफ कवर प्लेट्स इन वन फ्लैंज एंड H इज द डिस्टेंस between the centroids of the top and bottom flange plates, moment of inertia of the built up plate girder is given by। built up plate girder कैसा होता है, देखो मान लो एक I सेक्शन है ऐसा, ठीक है, I सेक्शन है ऐसा। कभी कभी क्या होता है, हमें I सेक्शन को, हमें हैवी लोड्स के कारण इस पे कवर प्लेट्स लगाते हैं बेसिकली, इसका बेंडिंग मैकेनिज्म इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं हम कवर प्लेट्स, ठीक है। ये कवर प्लेट्स लगाई दोनों डायरेक्शन में। बोला जा रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस है IB और इसका इन प्लेट्स का एरिया है AP, इसका भी AP, और ये जो मेरी यहाँ से यहाँ की थिकनेस है दैट इज h/2। तो अगर मुझे इसके अबाउट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लूँगा। यहाँ पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज करके लिखूंगा I, इसको बोल रहा हूँ मैं GG, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस IGG के अबाउट होगा, इसकी एक्सिस के अपने अबाउट प्लस इसका I सेक्शन का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस AP इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AP इंटू h/2 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस AP इंटू h/2 का स्क्वायर, एक इसका और एक नीचे वाले का, प्लस AP इंटू h/2 का स्क्वायर। नेट में आंसर क्या आ जाएगा, IB प्लस 2AP इंटू h/2 का स्क्वायर। इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बेसिकली ये क्वेश्चन स्टील का तो है ही नहीं, ये तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सोम का क्वेश्चन है। बेसिकली कुछ नहीं करना, अपने एक्सिस के अबाउट जो इसका है
प्लस एडिशनल मैंने क्या ऐड किया, एडिशनल ऐड किया AP जो इसका एरिया था प्लस AP इंटू एच बाय 2 का स्क्वायर, उसके अबाउट हमने ऐड कर दिया। तो दिस इज द आंसर फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बिल्ट अप प्लेट गर्डर अराउंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस बहुत डिपेंड करते हैं, किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका आंसर क्या आएगा ए। दो प्लेट्स थी ऊपर नीचे तो 2 आ गया यहाँ पे आंसर। आगे चलते हैं। इफ m इज द मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट इन द प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर पे काफी क्वेश्चन है, एंड p इज द अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस एंड Tw इज द थिकनेस ऑफ वेब, द इकोनॉमिक डेप्थ फॉर द प्लेट गर्डर इज गिवन बाय। देखो ये कोई प्लेट गर्डर है, ठीक है, ये कोई प्लेट गर्डर है जिसकी इकोनॉमिक डेप्थ ये दे रखी है, ठीक है, इकोनॉमिक डेप्थ है ये, और इसकी थिकनेस ऑफ वेब है ये Tw, और इसमें अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस की कितना बेंडिंग स्ट्रेस ये झेल सकता है मेरा प्लेट गर्डर, उसकी वैल्यू है P, और इसको किस मैक्सिमम मोमेंट कितना लग सकता है, इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है M। तो इसकी इकोनॉमिकल डेप्थ की आंसर होता है ये ऑप्शन। इसकी डेरिवेशन में यहाँ पे नहीं कराऊंगा, लेंदी डेरिवेशन है थोड़ी सी। इसका आंसर है 1.√√ m बाय PTW इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग डायमेंशन मैच करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। इसमें इकोनॉमिकल डेप्थ की फुल, मतलब ये इसका फॉर्मूला ही है, बेसिकली फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। इकोनॉमिकल डेप्थ का मतलब इस सेक्शन को झेलने के लिए जो मोस्ट ऑप्टिमम डेप्थ है, बेसिकली जो जिसमें कम से सस्ती एरिया में, कम से कम एरिया में मेरा काम चल जाएगा, सबसे इकोनॉमिकल डेप्थ में, सबसे लीस्ट सेफ, जो सबसे कम डेप्थ जिसमें मेरा काम चल जाए, इसका आंसर है 1.1 m बाय PTW इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग आगे चलते हैं। Normally the pitch of the roof truss with asbestos sheet should not be less than। अब ये समझ लेते हैं ये पिच क्या होती है। देखो रूफ ट्रस का ऐसा कुछ डिजाइन होता है, समझ लो ये एक रूफ ट्रस, ठीक है, ये होता है इसका L है, इसका क्या बोल सकते हैं L, अगर इसकी लेंथ है रूफ ट्रस की, और H है इसकी ये हाइट, तो जो पिच होती है ना ये होती है H/L, ये होती है पिच, ठीक है। और ऐसे रूफ ट्रस किसी बिल्डिंग में ऐसे ये लगते रहते हैं रूफ ट्रस समझते हो ना आप कैसे लगते हैं। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग की लंबी रूफ है, तो ये एक ट्रस हुआ, इसके पीछे दूसरे ट्रस होंगे, तीसरे ट्रस होंगे, ऐसे जुड़ता जाएगा आखिरी तक, पूरे स्पैन तक रूफ ट्रस जुड़ते जाएंगे और वापस में पर्लिन्स के द्वारा ज्वाइन कर दिए जाते हैं। अलग अलग मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, स्टड्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टाई, यहाँ होते हैं स्लिंग्स, ये होती है प्रिंसिपल राफ्टर, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की बीम्स होती हैं, ब्रेसिंग्स लगी होती हैं इसमें। बेसिकली रूफ स्ट्रक्चर का अपना टाइप है। मेरे को बताना था कि पिच क्या होती है। पिच होती है H/L रेशो। पिच एस्बेस्टोस शीट अगर यूज कर रहे हैं हम, रूफ ट्रस अब ओपन तो नहीं छोड़ देंगे, उसको कवर भी करते हैं। इससे कवर कर रहे हैं एस्बेस्टोस शीट, ग्रे कलर की शीट्स होती हैं बेसिकली, अगर उससे कवर कर रहे हैं हम लोग, तो वो पिच 1/7 से 1/7 स्पैन से तो ज़्यादा होना चाहिए, नॉट लेस देन 1/7 ऑफ द स्पैन। इसकी वैल्यू कितनी 1/7। ये L स्पैन नहीं है, स्पैन तो बीम के अलॉन्ग जाएगा बेसिकली आप समझ रहे हो ना। ये अगर मेरा रूफ ट्रस है तो इसके पीछे ट्रस, मान लो ये मेरी अगर ऐसे, ये मेरा अगर कोई क्या कह सकते हैं कि मेरी बीम है, अगर इसके अलोंग ट्रस लगते रहते हैं पर्लिन्स के द्वारा ज्वाइन करके, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पैन। ये मेरी L लेंथ है और H/L पिच है, और ये पिच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/7 से कम नहीं होनी चाहिए। आई होप ये सब क्लियर है आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट है आप लोग एक बार स्टैंडर्ड रूफ ट्रस का हम लोग
नोटेशंस देख सकते हैं, रूफ स्ट्रट्स का डिज़ाइन देख सकते हैं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा 3D में दिखाना होता है, इसलिए यहाँ पे मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, पर मेरे पास जितना हो सकता था मैंने उतना शॉर्ट में क्लियर करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं हम लोग। गैंट्री गर्डर्स एक टर्म होती है, गैंट्री गर्डर्स आर डिजाइन टू रेजिस्ट। अब गैंट्री गर्डर्स कह रहा है किसके लिए यूज होते हैं? गैंट्री गर्डर्स यूज होते हैं, गैंट्री गर्डर होता क्या है बेसिकली? गैंट्री गर्डर होता है, अगर आप कभी आरसीसी की लैब में गए हो अपनी कॉलेज की, बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में, कहीं भी दिखाते हैं इंडस्ट्रीज में एक लोडिंग, जैसे कि अगर मान लो बेसिकली इंडस्ट्रीज में कुछ क्रेन्स जैसा सिस्टम लगा होता है, जहाँ से बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी है, तो ऊपर लगे होते हैं गैंट्री गर्डर, स्टील की आई बीम्स होती हैं बेसिकली, वो लगी होती हैं, जो क्या करती हैं, मेरी लोडिंग संभालती हैं, जिसके अराउंड लोड मूव करता है वाया हुक्स, ठीक है। उस क्रेन सिस्टम का पार्ट होता है गैंट्री गर्डर। तो उस गैंट्री गर्डर बेसिकली हर टाइप के लोड से डील करता है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल लोड भी लगता है, वर्टिकल लोड तो लगेगा ही, और लेटरल लोड भी लगेगा। क्यों? क्योंकि गैंट्री गर्डर लेटरली अनसपोर्टेड बीम होती है, उसको हर तरह के लोड से डील करना पड़ता है, ठीक है, लेटरल भी, लॉन्गिट्यूडनल भी और वर्टिकल भी। आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। एज पर IS कोड द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ अ बिल्ट अप बीम इज, देखो पिच, ये मैक्सिमम पिच, इसमें पिच क्या होता है? कनेक्शंस में पिच होता है अगर ऐसे लोड लगा रहा है, लोड की डायरेक्शन में ही सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होता है, अगर रिवेट्स का या बोल्ट्स का, इसको बोलते हैं पिच। कनेक्शन में पिच का ये मतलब होता है। अलोंग द लोड हम लोग देखते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है रिवेट्स या बोल्ट्स का, दैट इज पिच। इसकी कुछ IS कोड क्या कहता है, कुछ रेंज बताता है, मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच। मैक्सिमम पिच में कंप्रेशन फ्लैंज में कितनी अलाउड है बिल्ट अप बीम में? लेस देन 200 mm या फिर 12T। टी क्या है? थिकनेस ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज। कंप्रेशन फ्लैंज की अगर टी थिकनेस है, तो इन दोनों में से जो भी लेस आएगा वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी पिच की, रिवेट की पिच की। याद रखना रिवेट का डिजाइन है, रिवेट का डिजाइन कौन से कोड ने दिया? IS 1984, ठीक है, ये 1984 वाले कोड से आया है, IS 800 1984 बेसिकली, ठीक है, वह उस वाले कोड से आया है ये। जो लेटेस्ट कोड लिमिट स्टेट का क्या चलता है? IS 800 2007, वो 1984 का कोड है, जो जिसने रिवेट का डिजाइन दिया है, लेसर ऑफ 212T। आई होप ये रिमेंबर है, ये तो सिर्फ फैक्चुअल डेटा है, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। इन प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बेंडिंग मोमेंट इज प्राइमरी रेजिस्टेड बाय, इसका आंसर है डी, फ्लैंज प्लेट एंड फ्लैंज एंगल। क्यों? ऐसा समझ लो, जो भी फ्लैंज वाला सेक्शन होता है ना, फ्लैंज क्या सेक्शन क्या डील करता है? बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग डील करता है फ्लैंज, और शियर से कौन डील करता है? वेब, ठीक है, बेंडिंग से डील करता है फ्लैंज और शियर से डील करता है वेब। लेकिन इसमें फ्लैंज एंगल क्यों आया? कभी कभी क्या होता है, हम लोग यहाँ पे फ्लैंज एंगल देते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लेट लगाने की जगह फ्लैंज एंगल देते हैं, तो वो भी फ्लैंज का ही पार्ट होता है। तो फ्लैंज प्लेट या फ्लैंज एंगल में से जो कोई भी फ्लैंज सेक्शन होगा वो मेरा बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करेगा। इसका आंसर फ्लैंज एंगल या फ्लैंज प्लेट ओनली नहीं होगा, दोनों ही डील करते हैं अपने अपने केस में। आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं। द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट इज द डायमीटर ऑफ द, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दो आंसर ठीक हैं बेसिकली, एक इसका आंसर ये भी ठीक है और एक ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा कौन सा ठीक है? सी ऑप्शन ज्यादा ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूं व्हाई। देखो, रिवेट्स लगाने के लिए क्या किया जाता है, एक होता है रिवेट, रिवेट ऐसा होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में रिवेट ऐसा होता है, बाद में क्या करते हैं हम लोग, दूसरी साइड से ठोक के इसको भी उसकी दूसरी
साइड को भी चपटा कर देते हैं और रिवेट मेरा ऐसा बन जाता है फिर। ठीक है, क्या करते हैं, मान लो ये शीट है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, गरम रिवेट को ठोक ठोक के, रिवेट को क्या करते हैं, हॉट फर्नेस में गरम करते हैं, उसको ठोक ठोक के एक होल करते हैं रिवेट से, उस रिवेट उसके अंदर चला जाता है। उसकी दूसरी साइड हम क्या करते हैं, पहली साइड को पकड़ के दूसरी साइड से ठोकते हैं और ऐसी बेसिकली दो प्लेट्स को आपस में रिवेट के माध्यम से चिपका देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द रिवेट। अब क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, ड्यू टू दिस हैमरिंग एक्शन ऑफ द रिवेट, इसका जो ये शैंक डाया होता है ना, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो मैं इसको ठोकूं और ये मेरा मेटल का है, तो आप समझ सकते हो ये जब ये छोटा होगा लेंथ में तो डाया में बड़ा हो जाएगा, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा ड्यू टू लेटरल स्ट्रेन ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि आफ्टर हैमरिंग रिवेट का होल साइज तो कुछ बड़ा हो जाता है बेसिकली। तो रिवेट का जो होल होता है उसी को ग्रॉस डायमीटर बोलते हैं, लेकिन उसका बेस्ट डेफिनेशन क्या है, रिवेट का डायमीटर आफ्टर ड्राइविंग। क्यों, क्योंकि वही तो रिवेट के होल का भी साइज होता है। देखो, रिवेट में कोई स्लिपिंग कंडीशन नहीं होती, रिवेट का होल रिवेट से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा उससे चिपका रहेगा। लेट्स से अगर ये रिवेट का होल है तो इससे बिल्कुल चिपका रहेगा ऐसा, क्योंकि रिवेट का होल उसी रिवेट को गाड़ने से ही तो बन रहा है बेसिकली। उसके होल से जो ज्वाइन करने वाला मेरा बोल्ट रिवेट का होल का डाया है वही मेरा ग्रॉस डाया होगा। आंसर दोनों सही है। नेट रिवेट मान लो ये उसका डाया है, इसको ठोक दिया किसी में, इसका डायमीटर थोड़ा बढ़ गया, वही होल के डाया के भी इक्वल आएगा। लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव और बेस्ट डेफिनेशन क्या बनती है, रिवेट मेजर्ड आफ्टर ड्राइविंग, जब ड्राइव कर दिया उसके बाद मेजर करो, उसका जो डायमीटर होगा दैट इज द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट। ये बेस्ट डेफिनेशन है, लेकिन अगर रिवेट होल भी लिखा हुआ है तो वो भी बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद लगती है कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा रीच होनी चाहिए वीडियो की। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी मल्टीपल सब्जेक्ट्स मल्टीपल कोर्सेज़ की वीडियोज़ के लिए। ये तो हमारा लेक्चर सीरीज चली रही है, इसको बाकी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं वो देख लीजिए। और मैं रिकमेंड करूंगा आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप लोग, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस मिलेंगी, लेटेस्ट सिलेबस नोटिफिकेशन मिलेंगी, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और क्या चाहिए, साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कंप्लीट, अगर आपको सिलेक्शन का एकदम कॉन्फिडेंस बूस्टअप चाहिए, क्रैश कोर्स कई बार बहुत ज़रूरी पड़ जाता है प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.cizplus.com या फिर हमारी ऐप CIZ+ ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे विजिट कीजिए UPPSC AE लमसम पैक। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ+ एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।